कल से जब से रिहाना ने या कमला हैरी की बेटी ने बड़ा ये 2 ट्वीट किए, एक ट्वीट और आया है, ये 2-3 ट्वीट आए हैं विदेशों से, तो तब से लोगों का देशभक्त जाग गया। एक वो क्रिकेट का भगवान है, 4.25 फुट का सचिन तेंदुलकर, वो भी बोल रहा है यहाँ 200 किसान मर गए तब उसकी देशभक्ति नहीं जागी। एक वो अक्षय कुमार है भाड़, तब तक उसकी देशभक्ति नहीं जागी। अक्षय कुमार इस देश का नागरिक नहीं है, उसके पास नागरिकता भी विदेशी है, वो इस देश के अंदर रहता है, कमाता यहाँ है, खाता यहाँ है और नागरिकता उसके पास विदेशी नागरिक है। उसका देशभक्तपन जाग गया। अजय देवगन का देशभक्तपन जाग गया। 3 विदेशी लोगों ने ट्वीट कर दिया तो इनके देशभक्ति पर खतरा आ गया, देश की डेमोक्रेसी पर खतरा आ गया। अनपढ़ और कुपढ़ लोग हैं ये, इनको पता नहीं है। इनका आका जो नागपुर में बैठा है मोहन भागवत आरएसएस वाले, ये जितना बोलते हैं ना, जितनी चाबी भरी जाती है खिलौने उतना उछलते हैं। ये खिलौने हैं, इनको ज़्यादा गंभीर नहीं लेना चाहिए। कंगना रनौत की माँ ने दूध पिलाया ना, वो कर नहीं मैं असली ठकुरानी हूँ, असली छतरानी हूँ। या 4 दिन किसानों के साथ में बैठ करके सोना पाले में, पता चल जाएगा कौन छतरी और कौन क्या नाम है तंबू है। अरे कहीं सनातनी परंपरा में जिंदे आदमी का पिंडदान नहीं होता, और जो लोग सनातनी परंपरा के होने के बावजूद भी राकेश टिकैत का पिंडदान कर रहे हैं, आप उनकी मानसिकता का इस बात से पता लगा सकते हो कि वो वही कुपड़े लोग हैं जिनकी मैंने स्टार्टिंग में बात की। राकेश टिकैत 6.5 फुट का आदमी है, 56 इंच का सीना ले रहा है, इनके पिंडदान करने से वो मर रहा है। इन्हें मार के मरेगा, वो इतनी आसानी से ना मरे। कि तुम्हारी चौखटों पे सर रखते नहीं हैं हम, और मुझे मालूम है साहिब तुम्हें इस बात का है गम, और तुम्हारी तोप और बंदूकें हमको क्या डराएंगी, तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं हैं। आज हम दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर, और मेरे साथ में बहुजन कवि राहुल नागपाल जी। राहुल नागपाल जी, जिस तरह से किसान आंदोलन को आज लगातार 72वां दिन चल रहा है, तो हम देख रहे हैं ना तो सरकार हटने का नाम ले रही है और ना ही किसान भाई हटने का नाम ले रहे हैं। तो क्या लगता है कि किस दिशा में ये आंदोलन जाएगा? देखिए, लड़ाई आर और पार की है, इसको 2 टूक में मोदी सरकार समझ ले। सीधा सीधा, इसमें कोई मिलावट नहीं है। जब तक राकेश टिकैत जी कह चुके हैं, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। मोदी सरकार जितना जल्दी इस कानून को वापस ले लेगी, उतनी जल्दी किसान भी अपने घर चले जाएंगे और मोदी जी भी अपना आराम से चैन से अपने बंगले में सोएंगे। अगर मोदी जी ये सोच रहे हो, जो उनकी नीति है कि पहले थकाएंगे और फिर हटाएंगे, उनकी नीति गुजरात से लेकर के यहाँ तक यही है, पहले थकाते हैं फिर बदनाम करते हैं फिर हटाते हैं। तो ना तो किसान थकाए अब तक, ना बदनामी के खालिस्तानी इनको बता दिया, माओवादी इनको बता दिया, नक्सली इनको बता दिया, और अब तो 26 तारीख को और भी बहुत सारे तक में जो है इनको बदनाम करने की साजिश कर ली। तो ना तो थका है और ना क्या नाम है अभी तक यहाँ पर वो बदनामी के डर से बचा है, और ना वो यहाँ से हटने को तैयार है। तो सीधी सीधी बात है, आंदोलन सही दिशा में चल रहा है, शांतिप्रिय चल रहा है, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के दिए हुए संविधान के अनुसार चल रहा है, ठीक है। और आंदोलन करना भारतीय संविधान के अनुसार फंडामेंटल राइट्स है, वो लोग कर रहे हैं। मोदी जी कानून वापस ले लें, लोग घर चले जाएंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। जी, आज तक हमने देखा है कि कोई भी जानवर हो उसको सलाखों के पीछे बांधकर एक तरह से कैद रखने का काम किया जाता है, और हम अक्सर देखते भी कि जब किसान अपनी फसल को उगाता है तो अपने खेत की 4 बाउंड्री करता है ताकि उसमें जो जानवर है वो प्रवेश ना कर सके। तो आज ऐसी क्या नौबत आई कि सरकार के द्वारा इस तरह की बैरिकेडिंग इन किसानों के लिए की गई है कि आज हालत इन किसानों की जानवरों से ही बदतर समझ रही है सरकार? तो अगर जानवर से बदतर नहीं समझती तो बैरिकेडिंग क्यों करती? ये तो इस देश के जो किसान हैं, जो मजदूर है, जो सर्वहारा समाज है, जो कामगार समाज है, जो अर्ज करके खाता, मेहनत करके खाता है, जो SC ST OBC माइनॉरिटी इस देश का 85% मेहनत करके खाने वाला समाज है, उसको समझ लेना चाहिए। इस देश की हुकूमतों ने तुम्हें जानवर से ज़्यादा समझा कब है? ये हुकूमत हो, इससे पहले वाली हुकूमतें हों, और ख़ासतौर से वर्तमान समय में जो हुकूमत देश के अंदर रूल कर रही है, ये इसकी विचारधारा, जो इनके नाना ताऊ चाचा, जो इनके आका हैं RSS के लोग, उन्होंने तो कभी समझा ही नहीं जानवर से ज़्यादा। और आज जो ये बैरिकेडिंग यहाँ पर की है ना, ये बैरिकेडिंग उन्हीं की सोच का नतीजा है। अपने ही देश में, अपने ही लोगों के बीच में इंडिया और पाकिस्तान पर ऐसी बैरिकेडिंग नहीं है, चाइना पर इतनी बैरिकेडिंग नहीं है। ये कितने बड़े बहादुर हैं, इनकी बहादुरी बताती है ये बैरिकेडिंग। हम अक्सर सुनते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो वही माहौल आज गरमाया हुआ है बॉर्डरों पर। और अभी हमने देखा कि अमेरिका की जो एक सिंगर है रियाना, उसने एक स्टेटमेंट एक तरह से ट्वीट किया था, अपने विचार रखे थे कि जिस तरह से देश में जो हालात चल रहे हैं, सरकार उनको संज्ञान में ले और जो एक तरह से मानवाधिकार है उनका हनन ना करे। तो इस पर क्या कहना है? देखिए, मेरी बात समझिए, कल से जब से रिहाना ने या कमला हैरी की बेटी ने
बड़ा ये 2 ट्वीट किए, एक ट्वीट और आया है, ये 2-3 ट्वीट आए हैं विदेशों से, तो तब से लोगों का देशभक्त जाग गया। एक वो क्रिकेट का भगवान है 4 फुट का सचिन तेंदुलकर, वो भी बोल रहा है यहाँ 200 किसान मर गए तब उसकी देशभक्ति नहीं जागी। एक वो अक्षय कुमार है भाड़, तब तक उसकी देशभक्ति नहीं जागी। अक्षय कुमार, मैं बता दूं तमाम लोगों को अक्षय कुमार के बारे में जिनको नहीं पता है, अक्षय कुमार इस देश का नागरिक नहीं है, उसके पास नागरिकता भी विदेशी है। वो इस देश के अंदर रहता है, कमाता है यहाँ, खाता है यहाँ, और नागरिकता उसके पास विदेशी नागरिक है। उसका देशभक्तपन जाग गया। अजय देवगन का देशभक्तपन जाग गया। 3 विदेशी लोगों ने ट्वीट कर दिया तो इनके देशभक्ति पर खतरा आ गया, देश की डेमोक्रेसी पर खतरा आ गया। लोकतंत्र, हमारा देश का लोकतंत्र इतना कमजोर है क्या 3 विदेशी लोग ट्वीट कर दे तो हमारा देश का लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा? कभी नहीं। मोदी जी वहां जाकर के कहें अमेरिका में कि ट्रंप अगली बार, तब देश की नागरिकता को, देश के लोकतंत्र को खतरा नहीं होता। मतलब, और वो 3 लोग देश के किसानों के समर्थन में ट्वीट कर दें तो उनको आपत हो जाती है। तो वही वाली बात होगी ना, हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी। बहुत अच्छी बात है। इंडस्ट्री है लगातार, वो भी अपनी जो स्टेटमेंट एक तरह से किसानों के विरोध में दे रही है, कंगना रनौत। उसने भी अभी एक और स्टेटमेंट दिया, और उससे पहले भी लगातार कई स्टेटमेंट दे चुके हैं। वो पहले बहन बेटियों को लेकर स्टेटमेंट दी, उसने जिस तरह की हमारे देश की इन बहन बेटियों के लिए अपशब्द कहे, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या सरकार की पनाह पर ये लोग काम करते हैं? देखिए, मैं उस कंगना रनौत या कनवर रनौत जैसे लोगों का नाम लेकर के भी जवान खराब नहीं करना चाहता, लेकिन आपने उनका नाम लिया कंगना रनौत का, देश की बेटी है, मैं सम्मान करता हूँ हर महिला का। लेकिन जिस प्रकार से पिछले कई महीनों से, चाहे किसानों के विरोध में हो, चाहे अन्य किसी कोई भी इस देश के अंदर आंदोलन खड़ा होता है, सबसे पहले कंगना रनौत निकल के आ रही है। पता नहीं किसानों ने कौन सा उसके बंगले पर कब्जा कर लिया है। अरे छज्जा तोड़ा तेरा, क्या नाम है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, मुंबई वालों ने, उनसे लड़ना। किसानों ने तेरा कौन से बंगले पर कब्जा कर लिया? लेकिन उसकी आदत बन गई है, देश के अंदर कोई भी आंदोलन खड़ा हो उसे सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में वो हमेशा पेश होती है, RSS के प्रवक्ता के रूप में वो हमेशा पेश होती है। उसको जो 22 सिक्योरिटी मोदी सरकार ने दी है, जब मोदी सरकार ने उसको 22 सिक्योरिटी दी है तो कहीं ना कहीं उसका कर्जा तो उतारना है ना। और कर्जा कैसे उतरेगा? क्या किसानों को गाली दे करके, किसानों की बहन बेटियों को गाली दे करके, किसानों को आतंकवादी बता करके, किसानों को माओवादी, नक्सली और खालिस्तानी बता करके। वो तो उस दिन भी कह रही थी कि ये जो लाल किले पर खालिस्तान का झंडा फहराया, उस बेवकूफ़ महिला को ये पता नहीं है कि जो लाल किले पर झंडा फहराया गया है ये खालिस्तान का झंडा है या निशान साहब है। अगर ये खालिस्तान का झंडा है तो मोदी जी जिसको सर पे बांध करके गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए गए, तो फिर तो वो भी खालिस्तान का झंडा है। अगर ये झंडा देशद्रोही है तो फिर तो मोदी जी भी देशद्रोही है, क्योंकि ये झंडा तो उन्होंने भी सर पे बांधा था। तो इन लोगों को ये पता नहीं है, अनपढ़ और गवार और जाहिल लोग हैं, अनपढ़ और कुपढ़ लोग हैं ये, इनको पता नहीं है। इनका आका जो नागपुर में बैठा है मोहन भागवत, RSS वाले, ये जितना बोलते हैं ना, जितनी चाबी भरी जाती है खिलौने उतना उछलते हैं। ये खिलौने हैं, इनको ज़्यादा गंभीर नहीं लेना चाहिए। ये किसान के बेटे खड़े हैं, ये किसान की बेटियां खड़ी हैं, हमारी बहनें यहाँ रोटियां बेल रही हैं। उस कंगना रनौत की माँ ने दूध पिलाया ना, वो कह रही मैं असली ठकुरानी हूँ, असली छतरानी हूँ। या 4 दिन किसानों के साथ में बैठ करके सोना पाले में, पता चल जाएगा कौन छतरी और कौन क्या नाम है तंबू है। अरे तू छतरी है तो ये तंबू वाले हैं, ये तंबू है, यहाँ बड़ा है, तुझसे बड़ा तंबू है। जी राहुल नागपाल जी, लगातार हम इस आंदोलन को भी कवर कर रहे हैं और अन्य बॉर्डर पर भी कवर कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने कई किसान भाइयों से बात करी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर, क्योंकि आज उन्हीं के संविधान के माध्यम से आज किसान भाई अपनी आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब उनसे बात करते हैं तो सामने से एक सवाल आता है कि आप अंबेडकर की बात क्यों कर रहे हैं, किसानों की बात क्यों नहीं करते? इस पर क्या कहना है? देखिए, 2 चीज़ समझ लीजिए, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर को इस देश के अंदर गलत तरीके से पेश किया गया। आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में पढ़िए, उसमें पहली लाइन में आता है डॉक्टर अंबेडकर दलितों के नेता थे। गलत, डॉक्टर अंबेडकर दलितों के नेता नहीं थे, डॉक्टर अंबेडकर इस देश के नेता थे। डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान बनाया वो दलितों के लिए नहीं बनाया, वो इस देश की 135 करोड़ आबादी के लिए बनाया। अगर आज आप खड़े होकर के यहाँ मुझसे सवाल कर रही हो तो ये डॉक्टर अंबेडकर की मेहरबानी है, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए लॉ बनाया। आपको सवाल पूछने का अधिकार नहीं था, आपको तो घूंघट में रह करके रोटी बेलने का अधिकार था। इस देश के आप जिसको कहते हैं ना मौलिक अधिकार, ये डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। ये सब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। और मैं एक बात कहता हूँ, बड़ी मजे की बात है, जाटों के सबसे बड़े नेता कौन थे? सर छोटू राम। सर छोटू राम ने कहा मेरे भोले किसान मेरी 2 बात ले मान, एक तो बोलना सीख ले, एक दुश्मन को पहचान। हमने मंच लगा लिया, बोलना तो सीख लिया, लेकिन दुश्मन को अभी भी नहीं पहचान रहे हैं, दुश्मन कौन है। यही सेम बात डॉक्टर अंबेडकर ने कही कि जिस दिन इस देश का सर्वहारा समाज अपने दुश्मन को पहचान लेगा उस दिन लड़ना सीख लेगा। अरे जो बात डॉक्टर अंबेडकर ने कही वही छोटू राम ने कही, वही बात भगत सिंह ने कही जेल डायरी में। भगत सिंह कहते हैं अगर मैं जेल से छूटा, फांसी से बचा और जेल से बाहर आया तो डॉक्टर अंबेडकर के साथ में काम करूंगा। वही बात चौधरी महाराज सिंह भारती ने कही, जो मेरठ से सांसद रहे।
वही बात चौधरी चरण सिंह ने कही, वही बात जगदेव बाबू ने कही, वही बात कुशवाहा ने कही। मैं कहता हूँ जब SC ST OBC माइनॉरिटी काम करने वाले मेहनतकश लोगों के हमारे महापुरुष एक हैं तो हमारी विचारधारा अलग अलग क्यों है? हम सब एक ही बाप की औलाद हैं, हम मेहनतकश लोग हैं। और जो लोग ये बात कह रहे हैं कि आप डॉक्टर अम्बेडकर की बात क्यों कर रहे हो, ये वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा नहीं है। और इस देश की सरकारों ने सबसे बड़ा अपराध ये किया है कि डॉक्टर अम्बेडकर को सिर्फ दलितों का नेता बना करके छोड़ दिया। वो दलितों के नेता नहीं थे, वो गरीबों के, दलितों के, मजदूरों के, किसान के, सैनिक के, महिलाओं के, सबके नेता थे। इस देश के 90% क्या 135 करोड़ आबादी के और कम से कम 85% बहुजन समाज के नेता थे। राहुल नागपाल जी, हमने देखा था कि 2020 में NRC का मुद्दा काफी गरमाया था पूरे देश में और लोगों ने बहुत बड़े आंदोलन किए, लेकिन लॉकडाउन के तहत उस आंदोलन को एक तरह से खत्म कर दिया गया। तो क्या लगता है कि आज इन किसान भाइयों को, क्योंकि EVM का भी मुद्दा काफी हम लगातार समय समय पर लोग उठाते हैं लेकिन सफलता नहीं मिली है, तो आज किसान भाइयों को जरूरत नहीं है NRC और जो EVM का मुद्दा है उसको भी इसमें इंक्लूड करें? देखिए आप समझ रहे, दो तीन चीजें बड़ी इस देश में पिटेंगे, सब बारी बारी से पिटेंगे। पहले शेड्यूल कास्ट पिटा SC ST एक्ट के तहत। मारने वाला कौन है वो सबको पता है। लाठी किसके हाथ में? मोदी जी के हाथ में। ताकत किसी खड़ी है? अडानी अंबानी की। दूसरा नंबर मुसलमान पिटा NRC और CA के मामले पे। ताकत की लाठी किसकी है? मोदी जी की। ताकत किसकी है? अडानी अंबानी की। अब कौन पिट रहा है? अब किसान पिट रहा है। लाठी किसके हाथ में? मोदी जी के हाथ में। ताकत किसकी है? अडानी अंबानी की। जब दलित पिट रहा था तो सब ताली बजा रहे थे, फिर मुसलमान पिट रहा था तो हम हिंदू, हम भी ताली बजा रहे थे। अब किसान पिट रहा तो अब बताओ कौन ताली बजाएगा? बारी बारी से पिटेंगे सब, क्योंकि इस देश के अंदर जो RSS का समाज है ना, जो 15% RSS की विचारधारा का समाज, उसके लिए ना जाट से प्यार, ना गुजर से प्यार, ना यादव से, ना चमार से, ना खटीक से, ना पासी से, ना मुसलमान से। उसके लिए तुम जातियाँ हो, उसके लिए तुम जातियाँ हो। और जिस दिन तुम जाति को जमात में बदल दोगे, जिस दिन तुम पिटे पिटे लोग इकट्ठा हो जाओगे, उस दिन ये RSS वाले इस देश को छोड़ करके भाग जाएंगे, क्योंकि ये विदेशी और तुम इस देश के मूल निवासी हो। समझने की जरूरत है। किसी में 10 लाठी लगी हैं, किसी में 20 लगी हैं, किसी में 30 लगी हैं। ये खुश हो लो कि मुझ में 10 लगी है, मैं कम पिटा हूँ। इसमें 20 लगी है, ज़्यादा पिटा। इसमें 30 लगी है, ज़्यादा ये हमसे ज़्यादा पिटा। पिटोगे सब, पीटने वाला वही है। इकट्ठे हो जाओ, लाठियाँ छीन लो, तोड़ दो, फेंक दो और ऐसे बदतमीज आदमी को हटा दो। राहुल नागपाल जी, अभी 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो लगातार वायरल हो रही है कि जो ब्राह्मण महासभा है उसके लोग हैं और एक पंडित है और बहुत सारे RSS और BJP के लोग हैं, वो राकेश टिकैत जी का जीते जी पिंडदान करते हैं और उनके जो पुतला है उसका भी दहन करते हैं। तो किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, जाति कोई बुरी नहीं होती। मैं जो जाति, किसी भी जाति में कुछ जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, मैं उनका विरोध करता हूँ। मैं कहता हूँ कि इस देश के अंदर जिन्होंने राकेश टिकैत का जीते जी जिन ब्राह्मणों ने पिंडदान किया, उनको अकल नहीं है क्या? उनको थोड़ी बहुत तो अकल होगी, थोड़ी बहुत तो समझ होगी। अगर तुम हिंदू धर्म को मानते हो, सनातनी परंपरा को मानते हो, तो इस जिसको कहते हो कि सैकड़ों साल पुरानी, हजारों साल पुरानी परंपरा है, तो उस परंपरा को क्यों बदनाम कर रहे हो भैया? कहीं सनातनी परंपरा में जिंदे आदमी का पिंडदान नहीं होता। और जो लोग सनातनी परंपरा के होने के बावजूद भी राकेश टिकैत का पिंडदान कर रहे हैं, आप उनकी मानसिकता का इस बात से पता लगा सकते हो कि वो वही कुपड़े लोग हैं जिनकी मैंने स्टार्टिंग में बात की। ना उन्होंने अपने धर्म को पढ़ा, ना उसका वो पालन कर रहे हैं। अपनी जो खुन्नस है वो इस बहाने उसको निकाल लें। राकेश टिकैत 6.5 फुट का आदमी है, 56 इंच का सीना ले रहा है। इनके पिंडदान करने से वो मर रहा है, इन्हें मार के मरेगा, वो इतनी आसानी से ना मरे। जी राहुल नागपाल जी, लगातार हमने अभी 2-3 दिन पहले की बात है यहाँ पर, क्योंकि पुलिस प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग की है, लेकिन उसी पुलिस प्रशासन की बैरिकेडिंग को तोड़कर कुछ RSS BJP के लोग आते हैं और लगातार ये नारे लगाते हैं कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बरसाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया आनी चाहिए पुलिस की, आप क्या सोचते हैं? देखिए, आप एक चीज़ समझ लो, इस देश के अंदर जब ये RSS नाम की ना एक बीमारी है, इस बीमारी को जब तक जड़ से ख़त्म नहीं किया जाएगा, हम अपने बच्चों को उनकी शाखाओं में जाने से नहीं रोकेंगे। और जो लोग कहते हैं ना कि RSS क्या नाम है, बहुत बड़ी चीज़ है, मैं कहता हूँ आप RSS की किताब पढ़िए, वंश ऑफ थॉट एक नाम की किताब है, वो पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। आप भंवर मेघवंशी की किताब में मैं कार सेवक था, उसे पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। ये जो लोग आए थे ना, जिनका आप जिक्र कर रहे हो कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, दिल्ली पुलिस तो लठ बजा लेगी, लेकिन जो यहाँ लोग बैठे हैं दिल्ली पुलिस में जो जवान हैं, वो भी तो उनके भाई हैं, वो भी तो उन्हीं के बेटे हैं, वो भी तो उन्हीं के चाचा ताऊ हैं। कभी खून के ऊपर लठ नहीं बजाता। वो जमाना चला गया कि सरकार ने आदेश करा और लठ लेकर के दिल्ली पुलिस आ गई। जिस दिन राकेश टिकैत को 27 तारीख 28 तारीख की रात को यहाँ पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आई थी, तो पुलिस की आंख में भी आंसू थे और राकेश टिकैत की आंख में तो आंसू थे ही थे, क्योंकि गिरफ्तार होने वाला बेटा था और गिरफ्तार करने वाला बेटा था। दोनों एक ही बाप के दो बेटे थे, जो एक विरोध में खड़ा था और एक समर्थन में खड़ा था। जी राहुल नागपाल जी, जब से 7 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, लगातार वो हिंदू मुसलमान की बात करती है और
इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ दौड़ रही है, एक तरह से मैं ये कहूँ। लेकिन क्या ऐसी चीज़ है कि इस देश में, क्योंकि संविधान हमें पूर्ण रूप से आज़ादी देता है, चाहे हम हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, ईसाई है, हर किसी को स्वतंत्र रूप से रहने का अधिकार है, तो आज भारतीय जनता पार्टी को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि सबको हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाना चाह रही है? देखिए, दो चीज़ समझ लीजिए। भारतीय संविधान का ये प्रियम्बल लग रहा है सामने, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो पढ़ लेना, ऊपर ही टकरा मंच पे। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो एक वाक्य है, ये हमको हमारे, मैं कहता हूँ, मैं बौद्ध हो सकता हूँ, जैन हो सकता हूँ, हिंदू हो सकता हूँ, पारसी हो सकता हूँ, सिख हो सकता हूँ, जिस धर्म को मान सकता हूँ, अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता मुझको मेरे संविधान ने दी है। और मेरा संविधान ये कहता है कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, बौद्ध हूँ, जैन हूँ, पारसी हूँ, किस जाति, किस धर्म, किस भाषा का हूँ, वो स्वतंत्रता मुझे संविधान ने दी है। और मैं पहले भारतीय हूँ, उसके बाद में हिंदू हूँ, पहले भारतीय हूँ, उसके बाद में मुसलमान हूँ, पहले भारतीय हूँ, उसके बाद में सिख, बौद्ध, जैन जो भी हूँ वो बाद में हूँ। और हम भारत के लोग भारत को मजबूत बनाने के लिए काम करें। इनके कहने से 12-14% लोग हैं आरएसएस की विचारधारा के लोग, इनके कहने से क्या मैं हिंदू नहीं रहूँगा, आप मुसलमान नहीं रहोगे, आप बौद्ध नहीं रहोगे? अरे ये देश इन्होंने नहीं बनाया, ये देश इन्होंने नहीं बनाया, ये देश हजारों साल से, बुद्ध के काल से, सम्राट अशोक के काल से, जब इनके चाचा पैदा नहीं होते जब का देश है ये। और ये लोकतंत्र चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने का है, ये नानक की पैदाइश के लोग हैं, ये बुद्ध की, नानक की, रैदास की, फूले की, साहू की विचारधारा के लोग हैं। ये एक दिन में टूटने वाली नहीं है। हम उसी विचारधारा के लोग हैं कि जब नानक देव जी ने लंगर चलाया था, 20 रुपए से शुरू किया था, जिस लंगर को आज हम सब लोग खाते हैं, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इसको हिंदू खाएगा, मुसलमान खाएगा। आज भी गुरुद्वारे में चले जाइए, वहाँ ये देख करके लंगर नहीं परोसा जाता कि इसको हिंदू खाएगा, मुसलमान खाएगा, बौद्ध खाएगा, वहाँ जो जाएगा वो खाएगा। ये हमारी मोहब्बत को तोड़ना चाहते हैं, ये भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। अरे ये 2 गुजराती हैं, अब 4 हो गए। पहले अमित शाह और मोदी थे, अब अडानी और अंबानी आ गए। 4 गुजराती पूरे देश को एक डंडे से हाँकना चाहते हैं। लेकिन इस देश की 135 करोड़ जनता अब समझ चुकी है, इनको वहीं पहुंचा देगी, इनको वहीं पहुंचा देगी जहाँ से लेके आएगी। जी राहुल नागपाल जी, आखिरी सवाल, एक आप कवि हैं और कवि होने के नाते इस पूरे देश को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैंने राकेश टिकैत के सम्मान में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, एक साहित्यकार, एक कवि की अपनी पीड़ा है। मेरी 4 पंक्तियाँ थी, वो निवेदित कर देता हूँ। आपने कवि की बात कही है कि तुम्हारी चौक टोपे सर रखते नहीं हैं, मोदी जी सुन लें, उनका पूरा कैबिनेट सुन ले, कि तुम्हारी चौखटों पे सर रखते नहीं हैं हम, और मुझे मालूम है साहिब तुम्हें इस बात का है गम, और तुम्हारी तोप और बंदूकें हमको क्या डराएंगी, तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं हैं।